तो हमने लास्ट क्लास में देखा था अपने एयर पोल्यूशन के बारे में कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है और इसके क्या कारण होते हैं। और कुछ केस स्टडी है, दैट इज अ कंट्रोलिंग वैक्यूलर एयर पोल्यूशन, दैट इज अ केस स्टडी इन दिल्ली। तो दिल्ली हैज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स इन इंडिया। पूरे इंडिया में दिल्ली के अंदर बहुत सारे व्हीकल्स हैं, बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स हैं। इन 1990 के करीब द टोटल कार्स इन दिल्ली वर मोर देन कंबाइंड नंबर ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1990 में जितना कार वेस्ट बंगाल में है और गुजरात में है, उन दोनों को मिला दिया जाए तो इकट्ठे दिल्ली के अंदर कितना ज़्यादा कार था। तो बहुत ज़्यादा नंबर है, अभी भी नंबर बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर। दिल्ली यूज रैंक 4th अमंग द 41 मोस्ट पोल्यूटेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और दिल्ली को 4th रैंक मिला था उस समय। पूरा अगर पूरे वर्ल्ड का रैंक बनाए तो पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर आया था ये पॉल्यूटेंट सिटी में, अच्छे सिटी में नहीं। और पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पे आया था। The problem of air pollution was so serious that most of the delights began to complaining burning eyes, क्योंकि आपको पता है कि जब भी air pollution होगा they causes a burning sensation and they causes that difficulty in breathing, that is a respiratory discomfort. So this is a main causes and this is a main complaint by the delights and the people around the Delhi. They complain burning and respiratory discomfort. So the public interest litigations, that is a pill, was filed in the Supreme Court. Supreme Court में ये डाला गया and Supreme Court directed to government to take a appropriate measure to reducing the population. That's pollution, not a population. Pollution causes by the automobiles. तो मतलब यहाँ के लोगों ने एक पिल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया और गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को बताया कि भाई जितने भी ऑटोमोबाइल्स से इतना पोल्यूशन हो रहा है, उस पोल्यूशन को आपको रिड्यूस करने का कुछ ना कुछ उपाय सोचना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतर मतलब कि डिसीजन लिया। पहला डिसीजन ये था कि दैट स्विच ओवर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द डीजल एंड पेट्रोल टू द सीएनजी। तो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थे, जैसे जो मतलब कि बस और इवन जो रिक्शा वगैरह, तो उन सबको पेट्रोल और डीजल के बजाय उसे सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड जितने भी पुरानी गाड़ियां थी उन्हें मतलब कि बंद कर दिया गया था। कंपल्सरी यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल और रिड्यूस द सल्फर कंटेंट ऑफ द डीजल। तो डीजल में लोग अडल्ट्रेशन करते थे, मिलावट करते थे, उसके अंदर सल्फर और कुछ कुछ मटेरियल डाल के उसे अडल्ट्रेट करते थे ताकि क्वांटिटी बढ़ जाए। तो उसको रोका गया कि आपको बिल्कुल अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करना है, सल्फर कंटेंट बहुत ही कम होना चाहिए। कंपल्सरी रेगुलर चेकअप ऑफ द पोल्यूशन इमिशन ऑफ द व्हीकल्स, इन्फॉर्मेंस ऑफ यूरो 3 नोम। ये एक्चुअली नोम जो होता है अलग अलग सिटी में अलग अलग होता है, और इस नोम के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ताकि हर जो वैक्यूलर चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करना है कि पोल्यूशन का लेवल इतना होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, and there are a lot of norms, rules and regulations are there. So in India, the Air Prevention and Control Pollution Act it is come into the 1981। ठीक है, तो एयर को कंट्रोल करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट आया जो 1981 में आया। ठीक है, और बट वाज अमेंडेड इन 1987 टू इंक्लूड द नॉइज एज ऑल्सो एयर पोल्यूटेंट। तो नॉइज को भी एयर पोल्यूशन के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, और ये बिल्कुल अमेंडेंट कब हुआ? 1987 में। तो इसी से रिलेटेड एक नीट में क्वेश्चन आया था। सो द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट कम इनटू फोर्स इन 1981। बट अगर 1987 रहता तो अगर अमेंडमेंट रहता तो 1987, बट यस इट इज दैट्स कम इनटू फोर्स इन 1981। ये डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है, इट्स नो डाउट इट 1981। तो आपको ये याद रखना चाहिए ऐसे डेट को, बिकॉज ऐसे डेट्स काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजी में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिड रेन। एसिड रेन जो है एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि इकोलॉजी अगर मेरे से आप कर लेंगे तो आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट यस आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी। हालांकि ये टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं आपको यहाँ पे
पढ़ाऊंगा. सो द टर्म वाज कॉइन्ड बाय द रॉबर्ट अगस्त. ठीक है, तो रॉबर्ट अगस्त ने एसिड रेन का टर्म दिया था, लोगों को बताया था कि एसिड रेन क्या होता है. एंड एसिड रेन इज अ रेनफॉल और अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस विथ अ पीएच लेस देन 5. अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा रेन जिसका पीएच मतलब कि लेस देन 5 हो. आपको पता है कि एसिड क्या होता है, बिकॉज एसिड का मतलब ही होता है जिसका पीएच 5 से कम हो. ठीक है, तो एसिड रेन इज अ रेनफॉल एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन विद द पीएच, अगर पानी का पीएच अगर 5 हो, सो दैट इज, हाँ मतलब लेस देन 7, सो दैट इसका एसिड का पीएच, एसिड रेन का पीएच जो है 5 है, देयरफॉर दे आर एसिड रेन. नॉर्मल रेन का पीएच जो होता है, नॉर्मल रेन का पीएच जो होता है 5.6 टू 6.5 होता है, बट इसका बहुत ही कम होता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एसिड रेन. तो दो टाइप की चीजें होती है, वन इज कॉल्ड वेट डिपोजिशन, वन इज कॉल्ड ड्राई डिपोजिशन. तो वेट डिपोजिशन का मतलब होता है दे अकर थ्रू द रेन, स्नो एंड फॉग. जहाँ पे वेट हो जाए, गीला हो जाए तो ऑब्वियस है, तो दे अकर थ्रू द रेन, स्नो एंड फॉग. ड्राई डिपोजिशन की अगर हम बात करें तो दैट इज द सेटलिंग डाउन ऑफ द विंड ब्लो एसिड गैसेस पार्टिकल्स ओवर द ट्री, वेरियस आर्टिकल सॉइल. तो कुछ चीज़ हवा से उड़ के जाए, किसी सॉइल के ऊपर चिपक जाए या एयर के साथ मिक्स हो जाए, ट्री पे चला जाए, दैट इज कॉल्ड वेट ड्राई डिपोजिशन. सो about 50% of the acid rain passes to the earth as a dry deposition, because हवा के साथ वो बहेगा, जाके ट्री पे, सॉइल पे, अदर पार्टिकल्स पे जाके चिपक जाएगा. तो 50% जो एसिड रेन होता है, they can pass as a dry deposition. So acid rain causes the large scale of emission of acidic gas into the atmosphere. अगर मान लीजिए एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एसिडिक गैस इमिशन हुआ और बारिश हुई, तो सारा एसिडिक जो सब्सटेंस है बारिश के साथ जमीन पे आ जाएगा. तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स इमिट करते हैं, इमिशन इनसे होता है, एग्जॉस्ट निकलता है, उसमें भी बहुत सारे एसिडिक गैस होता है, और जब बारिश होगी तो उसी के साथ आ जाएगा. इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, ये सारे एसिडिक गैस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ये सारे एसिडिक ऑलमोस्ट होते हैं. जब भी बारिश होगी तो दे फॉल ऑन द ग्राउंड एंड दैट कॉजेज द एसिडिक रेन. यहाँ से आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आता है डबल स्टार, यहाँ पे मैंने लिखा है द कॉमन गैसेज आर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स एंड हाइड्रोजन क्लोराइड्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जैसे ये फैक्ट्री है, कोई एक छोटा सा फैक्ट्री यहाँ पे लगाया है, एंड यहाँ से थर्मल एग्जॉस्ट या कुछ गैसेस निकल रहा है, जैसे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, और ये एटमॉस्फेयर में गया, यहाँ से बारिश हुई, और बारिश हुई तो किसके फॉर्म में बारिश होगी, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में बारिश होगी, नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में बारिश होगी. और ट्री पर जैसे ही इतना एसिड, खतरनाक एसिड आएगा, तो ट्री बेचारा बिल्कुल मुरझा जाएगा, क्योंकि एसिड अगर आप छिड़कोगे किसी के ऊपर तो मुरझा जाएगा. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि द कॉमन गैसेस आर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स एंड हाइड्रोकार्बन्स. सो मेन जो गैसेस होते हैं, तो मेन एसिड रेन के जो गैसेस होते हैं, दे आर sulfur dioxide and nitrogen oxides. They changes into the atmosphere into the sulfuric acid and nitric acid. आप देख पा रहे हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा. कंबाइंड विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर तो अवेलेबल है ही है. They combine with the oxygen and water and which then fall on the earth in the form of acid rain. So this is a major concept and this slide is very very important for the NEET exam. So the first question which is related to the acid rain, जो कि NEET में आया हुआ क्वेश्चन है, the acid rain is caused by increase the atmospheric concentration of. डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक, देखो CO2 तो हमने पढ़ा ही नहीं. ठीक है, CO3 नहीं पढ़ा, SO3 नहीं पढ़ा, तो यस नो डाउट इट इज अ SO2 एंड NO2. तो यहाँ पे देखिए दैट इज अ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द मेन गैस फॉर द एसिड. सो दैट इज अ नीट में आया वो क्वेश्चन है डायरेक्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड रेन आर प्रोड्यूस बाय. द एसिड रेन क्यों प्रोड्यूस होता है? Yes, so acid rain are produced by, yes, the excess N2O and SO2 from the burning fossil fuel और industries, या जैसे भी कैसे भी निकले. तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है नीट में, लेटेस्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एसिड रेन तो वैसे NCERT में नहीं है, बट क्वेश्चन काफ़ी आते हैं. अब हम पढ़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन, शोर वाला पोल्यूशन. और मतलब कि शोर होता है तो क्या ये पोल्यूशन है? यस,
इट इज़ अ पॉल्यूशन, ठीक है, ये पॉल्यूशन में ही आता है, शोर भी, नॉइज भी पॉल्यूशन में ही आता है। सो द नॉइज पॉल्यूशन इन एनी अनडिजायरेबल चेंज इन अ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जैसे नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होता है, बट अगर साउंड बहुत लाउड हो जाए, बहुत तेज हो जाए, तो ऑब्वियस है साउंड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। नॉइज कैन कॉजेज योर साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन द ह्यूमन। यस, साइकोलॉजिकल तो डिस्टर्बेंस होती है, फिजियोलॉजिकल भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि कैसे ये हो सकता है। द बिगर द सिटी, द बिगर द फंक्शन एंड द ग्रेटर द नॉइज, ये स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में एग्जैक्टली लिखा है कि जितना बड़ा शहर होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे काम होगा, और जितना ज़्यादा काम होगा वहाँ पे उतना ही ज़्यादा शोर शराबा होगा, ठीक है। द बिगर द सिटी, द बिगर द फंक्शन एंड ग्रेटर द नॉइज। सो द नॉइज और पॉल्यूटेंट साउंड हैज़ अ वैल्यू ऑफ 80 डेसिबल एंड अबव। अगर हम नॉइज़ को कब पॉल्यूशन के कैटेगरी में डालेंगे, साउंड को कब हम पॉल्यूशन के कैटेगरी में डालेंगे, जब उसका वैल्यू 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो डेसिबल इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द साउंड, दैट्स नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। तो नॉइज लेवल आर एक्सप्रेस इन अ लॉगरिथम स्केल ऑफ डेसिबल, डेसिबल से उसे मेजर किया जाता है। एंड द बेस लाइन ऑफ नॉइज लेवल इन कम्युनिटी वेरी अराउंड 40 डेसिबल। अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग नॉइज पोल्यूशन देखा जाता है। अगर आप अच्छे सोसाइटी में जाओगे तो बिल्कुल पोल्यूशन, मतलब नॉइज पोल्यूशन नहीं होगा, शांत होगा। किसी दूसरी कॉलोनी में जाओगे, किसी दूसरे एरिया में जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी नॉइज पोल्यूशन होगा। तो इट मे बी द वेरी ऑन द डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी ओवर द ह्यूमन बीइंग। एंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब अ मैक्सिमम ऑफ 50 डेसिबल। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं, न्यूमेरिक लिखे गए हैं, खासकर 80, 40, यहाँ पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। तो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब अ मैक्सिमम 50 डेसिबल फॉर द डे। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने प्रिस्क्राइब किया कि पूरे दिन में कम से कम मैक्सिमम 50 डेसिबल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड 40 डेसिबल फॉर द नाइट इन अ रेजिडेंशियल एरिया। तो जो हम रहने वाला एरिया है, तो रात में करीब 40 और दिन में करीब 50 तक का होना चाहिए, ठीक है। नॉइज ओवर द 115 डेसिबल रिगार्डेड द हाईली अवॉइडेबल, बिकॉज इस रेंज में बिल्कुल हमारा ईयर डम फट सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो हम बात करते हैं सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। आखिर नॉइज पोल्यूशन आया कहाँ से? तो द वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज द टेक्सटाइल, मील्स, प्रिंटिंग, बहुत जो कि मतलब ये काफ़ी न्यूमरस एग्जांपल हो सकते हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको सोर्स के बारे में भी पता चले। लाउड स्पीकर कोई बजा रहा है, डीजे पे डांस कर रहा है कोई, ठीक है, दोस्त की बारात जा रही है, सारे मतलब कि आपको नॉइज पोल्यूशन करते हैं। कूलर गर्मी में चल रहा है, वैक्यूम क्लीनर यूज़ हो रहा है, मोटरसाइकिल है, कार है, बसेस है, जेट प्लेन है, रॉकेट है। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच कॉजेज द नॉइज पोल्यूशन। इसके आप कैटेगरी वाइज तो मतलब बहुत सारे चीज़ हो सकता है। तो आपका छोटा सा बच्चा हो सकता है, वो भी नॉइज पोल्यूशन कर सकता है, रोने लगे, लगातार रोने लगे, किसी चीज़ को जिद कर ले कि ऐश्वर्या राय को बुलाओ, ऐश्वर्या राय को बुलाओ, और रोने लगे, तो वो भी नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में आ सकता है। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन? इफेक्ट आप देख रहे हैं, ये जो बाबा हैं, बाबा बेचारे कान पकड़ के वो हैं, लाउड स्पीकर से इनका आवाज़ आ रहा है, कोई बहुत डीजे पे गाना बजा रहा है, कोई जिसकी बारात जा रही है, एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, मतलब अलग अलग जगह से बेचारे परेशान हैं, तो साइकोलॉजिकल और फिजिकली डिस्टर्ब हो सकते हैं। सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन? नॉइज पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है? तो सडन लाउड नॉइज अगर 150 के आसपास अगर इतना अचानक से तेज से अगर आए, तो आप परमानेंटली किसी चीज़ को सुन नहीं पाएंगे, परमानेंटली बहरे हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ईयर ड्रम फट सकता है। तो इतना तेज, अगर इतना तेज तभी होता है जब बम फटता है, या ऐसे समझे कि जहाँ पे रिसर्च होता है, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो काफ़ी दूर से उसे देखते हैं, अगर नज़दीक से कोई देखे तब भी उसके ईयर ड्रम खराब हो सकते हैं। तो सडन लाउड नॉइज दैट इज़ 150 डेसिबल और मोर
कैन परमानेंटली डैमेज ईयर ड्रम और डिसोसिएटेड ईयर ऑसिकल्स। तो ईयर ऑसिकल्स एक दूसरे के ऊपर चिपके रहते हैं ऐसे, ठीक है। मेलियस, इनकस और स्टेप, मिस से याद करना है। तो ये बेसिकली साउंड को एम्पलीफाई करते हैं। अगर कम कम साउंड है तो उसको एम्पलीफाई करके बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई आप इस कमरे में हैं और आपकी बुराई कोई दूसरे कमरे में कर रहा है, तो आप अपनी बुराई को सुन सकते हैं कि हाँ मेरे को गाली दिया जा रहा है, मेरी बुराई की जा रही है, बिकॉज योर ईयर ऑसिकल्स कैन बी एम्पलीफाई दिस साउंड। बट इतना तेज है कि ईयर ऑसिकल डिसलोकेट हो गए, कभी इतना तेज सुना ही नहीं आज तक, ठीक है। तो मैलिस इधर आ गया, इनकस इधर चला गया, स्टेप्स इधर डिसलोकेट हो गए एंड परमानेंटली डेफनेस हो सकता है। एंड सच साउंड लेवल अकर एट द टाइम ऑफ द टेक ऑफ द जेट रॉकेट बम एक्सप्लोजन, और ये सब इतना मतलब ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। So what is the effect on the health? Yes, permanently loss of hearing is a effect on the health. Anxiety, stress, headache. आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में रह रहे हैं तो हमेशा एक गुस्से में रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, ठीक है, सर दर्द होगा, स्ट्रेस में रहेंगे, इंक्रीज हार्ट बीट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स हो सकता है, रात को नींद नहीं आएगी, इंसोमेनिया हो जाएगा, स्लीपलेस नाइट हो जाएगी आपकी, और बढ़िया से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, नीट को क्रैक नहीं कर पाएंगे, फिर से गुस्सा आएगा, मतलब चलता रहेगा ये। सो एक क्वेश्चन आया नीट के अंदर, द साउंड अबव व्हाट लेवल, ध्यान से इस करिएगा क्वेश्चन को, द साउंड अबव व्हाट लेवल आर कंसीडर द हजार्डियस नॉइज पोल्यूशन, अबव 80, अबव 30, अबव 150 एंड अबव 120। काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। वाटर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, it is a degradation of the quality of the water due to the addition of substance that is a inorganic, organic, biological or radiological। कहने का अर्थ ये है कि it is a degradation of quality of water due to the addition of substance। अगर पानी में कुछ एडिशन चीज़ें डाल दिया जाए, जैसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, या कुछ बायोलॉजिकल जैसे कुछ हार्मफुल मटेरियल, और कुछ रेडियोलॉजिकल सब्सटेंस डाले जाते हैं, दैट्स कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन बिलोंग टू द 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी होती है वाटर पोल्यूशन की। वन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल जो है इट इज़ अ बैक्टीरिया एंड वायरस, जो बैक्टीरिया और वायरस उसके साथ मिक्स हो जाता है। केमिकल की बात करें तो DDT, ऑर्गेनिक वेस्ट, और फिजिकल की बात करें तो दैट्स ऑयल स्पिल। तो दिस इज अ 3 कैटेगरी जिसके वजह से हमारा वाटर पॉल्यूटेंट हो जाता है, खराब हो जाता है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट इन 1974। ये आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बिल पास किया था, एक एक्ट पास किया था जो 1974 में पास हुआ था, जिससे आपको एक जितने भी हमारा वाटर रिसोर्सेस है उसे प्रोटेक्ट करना है, बचाना है एज अ सेफ गार्ड। तो व्हाट इज़ अ डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, ये हमने अपने माइक्रोब वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, it consists of everything that pass into the sewage from the residential area like human excreta, food, residue, detergent, यानी जो भी चीज़ें बह के जाता है हमारे नालियों में, गटर से, है ना, तो उसे हम सीवेज बोलते हैं। तो इट इज़ एवरीथिंग विच पास इनटू सीवेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरिया लाइक ह्यूमन एक्सक्रीटा, फूड रेजिड्यू, डिटर्जेंट। एंड यहाँ पे एक स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ओनली 0.1% of municipal waste water consists of the sewage। तो only 0.1% of municipal waste water consists of the sewage। और यहाँ पे देखेंगे कि जो इम्प्योरिटीज़ है 0.1%, जिसके अंदर जो है सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, सैंड है, स्लिट है, क्ले है, कोलॉइडल मटेरियल है, दैट इज़ अ फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ, पेपर, फाइबर्स, कुछ डिजॉल्व मटेरियल हैं जैसे न्यूट्रिएंट, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम, और 99.9% ये वाटर को पॉल्यूटेंट कर रहे हैं। So only 0.1% of municipal waste water consists of the sewage impurities, and domestic sewage primarily contain a biodegradable organic matter which
readily decompose, and some bacteria multiply and consume the organic matter. तो you know that the concept of the BOD, BOD उससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घट जाता है अगर बैक्टीरिया उसे कंज्यूम करेगा. सो नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द BOD. ये भी हमने टॉपिक वहाँ पे डिस्कस किया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. सो डिग्री ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर ड्यू टू द ऑर्गेनिक मैटर इज अ मेजर इन द टर्म ऑफ BOD. अगर मान लीजिए कि आपके पास कुछ पानी है और उस पानी के अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज़्यादा वो वाटर पॉल्यूटेंट होगा, यानी बेसिकली BOD बढ़ जाएगा. तो अगर आप ऑर्गेनिक मैटर उस पानी के अंदर बढ़ाएंगे तो BOD बेसिकली उसका बढ़ जाएगा, राइट. सो 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी मेटाबोलाइज द ऑर्गेनिक वेस्ट. 1 लीटर पानी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने ऑर्गेनिक मटेरियल को यूटिलाइज करता है, मेटाबोलाइज करता है, दैट इज कॉल्ड BOD. अगर आप BOD का लेवल बढ़ाएंगे तो पॉल्यूटेंट का लेवल वाटर में बढ़ जाएगा, तो दैट इज BOD. यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है और इससे क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ पे देखेंगे जो ये ब्लू वाला है और ये रेड वाला है, तो हमने क्या किया कि किसी वाटर बॉडी में सीवेज को डिस्चार्ज करना स्टार्ट किया. आपको पता है कि अगर हम किसी वाटर बॉडी में सीवेज को डिस्चार्ज करेंगे तो ऑब्वियस हम इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं वाटर बॉडी के अंदर, तो BOD का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ऑर्गेनिक मैटर का लेवल बढ़ेगा, पॉल्यूटेंट का लेवल बढ़ेगा. तो पॉल्यूटेंट का लेवल बढ़ेगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रेड वाला है दिस इज कॉल्ड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. तो जब आप किसी सीवेज को अगर आप डालेंगे तो ऑब्वियस एकदम डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और BOD ये जो ब्लू वाला है, समथिंग ग्रीन ब्लू जो भी समझे, तो ये वाला ग्राफ है, ब्लू वाला जो ग्राफ है दैट इज कॉल्ड इंडिकेट द BOD, राइट. तो BOD का लेवल बढ़ जाएगा. तो हम अगर किसी वाटर बॉडीज में सीवेज को डालेंगे, कूड़ा कचरा डालेंगे, स्क्रीटा डालेंगे, सीवेज डालेंगे, तो पोल्यूशन बढ़ेगा, यानी डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर और इम्प्योरिटीज़ बढ़ जाएगा. तो इम्प्योरिटीज़ बढ़ेगा तो उस वाटर बॉडी के अंदर जितने भी फिश होंगे या एक्वेटिक लाइफ होगा, एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, मर जाएंगे. सो द फिश किल एंड डिसअपियरेंस ऑफ द क्लीन वाटर बिल्कुल डिसअपियर हो गया. बट हमने क्या किया कि हमें पता चल गया कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, और सीवेज को डालना बंद कर दिया. सीवेज को डालना बंद किया तो देखा धीरे धीरे अब डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ने लगा, BOD घटने लगा, क्योंकि सीवेज को डालना हमने बंद कर दिया है. तो दैट इज अ रीअपियरेंस ऑफ द क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म, रीअपियरेंस ऑफ द फिश, और ऑक्सीजन का लेवल फिर से बढ़ गया. तो दिस इज अ ग्राफ इंडिकेट द दैट्स concentration of the sewage and the concentration of dissolved oxygen. So this is important. Now we talk about the algal bloom. देखिए बालक इस algal bloom में नहा रहा है. तो algal bloom क्या है कि आपने देखा होगा कि एक छोटा सा पॉन्ड है और इस पॉन्ड के अंदर पूरा ग्रीन, जितना ग्रीन कह लें उतना कम रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन है. तो पूरा ग्रीन कवर हो जाएगा, बिल्कुल पानी कम दिखाई दे रहा है. देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है, बाकी एक बालक नहाते हुए दिखाई दे रहा है ना. तो पूरा मतलब कि दिखाई ही नहीं दे रहा, पूरा कवर है. अब आप सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, और सन से लाइट इसके ऊपर फॉल हुई तो सारा का सारा जो लाइट है ये यही ट्रैप कर लेगा, अंदर तो लाइट जा ही नहीं पाएगा. और आपको पता है कि वाटर बॉडीज के अंदर छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं. फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब फाइटोप्लैंक्टन, राइट. तो फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटो मीन्स प्लांट, प्लैंक्टन मीन्स बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. तो मान लीजिए ये पॉन्ड है, गहरा है कुछ, मान लीजिए 7 फीट 10 फीट जो भी है, उसके बॉटम पे छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं. तो पानी अगर फ्रेश रहेगा, कुछ इस तरह रहेगा, ये जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल फ्रेश रहेगा, कुछ उसके ऊपर कवरिंग नहीं रहेगा, तो सनलाइट पेनिट्रेट हो जाएगा, सनलाइट अंदर तक जाएगा और इस प्लांट को न्यूट्रिशन देगा. ये प्लांट खाना बनाएगा और इस खाने को कौन खाता है, जू प्लैंक्टन्स खाते हैं. जू प्लैंक्टन्स कहने का अर्थ ये है कि जू मीन्स एनिमल्स and planktons means like bottom of the water. तो जो ऐसे एनिमल्स जो कि बॉटम पे रहते हैं so they are called जू प्लैंक्टन्स, उसे फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे. बट फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रोड्यूसर,
तो उनका नंबर बढ़ता रहता है, जू प्लैंक्टन्स का भी नंबर बढ़ता रहता है। इस जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस खाती हैं और इस स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाती हैं, और पूरा जो पॉन्ड इकोसिस्टम है वो वेल मेंटेन रहता है, बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहता है, राइट। अब सब समझिए कि एल्गी पूरा कवर कर लिया, एल्गी अगर कवर कर लिया तो सनलाइट ट्रैप नहीं हो पाएगा। जब सनलाइट ट्रैप नहीं हो पाएगा तो आप बता सकते हैं कि ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ये मर जाएंगे। यानी फाइटोप्लैंक्टन्स मर गए, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं प्लांट्स के, जो रिवर के अंदर है, जो पॉन्ड के नीचे हैं, वो मर गए। जब मर गए तो जू प्लैंक्टन्स भी मर जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पे तो आश्रित हैं, इन्हीं पे तो डिपेंड है, तो ये मरेंगे। तो जू प्लैंक्टन्स मरेंगे तो स्मॉल फिशेस मर जाएंगे, स्मॉल फिशेस मरेंगे तो लार्ज फिशेस मर जाएंगे। पूरा हमारा जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है पूरा वैनिश हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड एल्गल ब्लूम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है एल्गल ब्लूम का, समझ में। एल्गल ब्लूम के बारे में देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। अच्छा, एल्गल ब्लूम आखिर हुआ कैसे? तो हुआ क्या कि ये मान लीजिए एक छोटा सा पॉन्ड है और यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं, है ना, बहुत सारे लोग रह रहे हैं और इस पॉन्ड के अंदर मछली पालते हैं और अपना सेल वोल करके अपना गुजारा चलाते हैं। तो घर का जो भी चीज़ बचा हुआ है, लेट सपोज खाना कुछ बचा हुआ है या कुछ भी बचा हुआ है, इस पॉन्ड के अंदर डाल देते हैं। तो ये सारा चीज़ डिग्रेड होना लगेगा। अगर कुछ भी खाना होना, कुछ भी चीज़ अगर हम डाल देंगे तो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और डिग्रेड होगा तो ऑब्वियस है वहाँ पे एल्गी का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली एल्गल ब्लूम का कारण ही है कि न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ा देना। अगर आप किसी वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट का लेवल बढ़ा देंगे तो माइट बी देयर इज अ अकरेंस ऑफ द एल्गल ब्लूम। बट एक और भी कारण होता है, अभी मैं बताऊंगा। So the presence of large amount of nutrient in the water, the excessive growth of the phytoplanktons, like a free floating, ये phytoplankton नहीं है, sorry, excessive growth of planktonic free floating algae called algal bloom. Algal bloom. The algal bloom causes, the algal bloom is causes deteriorations of the water bodies and fish and mortality. तो algal bloom अभी मैंने बता दिया कि कैसे ये पूरे इक्वेटिक इकोसिस्टम को तहस और नहस कर देता है। फिश को मार देगा, वहाँ पे प्लांट्स को मार देगा, सबको मारेगा, ठीक है। द प्लांट विच इंट्रोड्यूस इनटू द इंडिया, आखिर पहले ऐसा नहीं था इंडिया के अंदर। एक्चुअली ऐसा एक प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर और यही एल्गल ब्लूम करता रहता है। वेस्ट बंगाल में तो काफ़ी ज़्यादा करता है। सो द प्लांट विच was introduced into the India for their lovely flowers, बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि इतने लवली फ्लावर्स आएंगे, उसे हम तोड़ेंगे, किसी को गिफ्ट देंगे, किसी लड़की को गिफ्ट देंगे तो अच्छा लगेगा। बट वो नहीं जानते थे कि कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो लवली फ्लावर एंड कॉजेज द हाईलॉक बाय द एक्सेसिव ग्रोथ एंड ब्लॉक in our water ways. So they grow faster, इतना फास्टर कि मतलब बहुत ज़्यादा फास्टर है ना। So they grow faster than our ability to remove them. आप हटाएंगे तब तक बहुत सारा बन जाएगा, हटाएंगे बहुत सारा बन जाएगा, right? So they grow faster than our ability to remove them, and this plant is called water hyenic, and इसका scientific name काफ़ी important है, that is called Echinoria crassipus. Echinoria कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, मुझे नहीं आता है इसे सही से बोलना, बट बोलने में क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्वेश्चन करना है। एक कायरोकोर्निया जो भी है एंड क्रासिपस, द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स एंड ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, इसे टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग वाला एक्वेटिक वीड्स है, खरपतवार टाइप का है जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी से हटता ही नहीं है। सो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज BOD, में नॉट, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, नॉट बी गुड इंडेक्स फॉर द पोल्यूशन फॉर वाटर बॉडीज रिसीविंग एफ्लुएंट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड सीवेज, डेयरी इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड शुगर इंडस्ट्री। यस प्लीज आंसर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। द आंसर विल बी यस C, दैट्स पेट्रोलियम इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पे नॉट है, तो BOD can causes due to the domestic sewage, BOD can causes the dairy industry, and BOD also causes the sugar industry, but it is not by the petroleum, क्योंकि पेट्रोलियम जो है डिग्रेड नहीं होता है। BOD का मतलब है कि जो चीज़ें डिग्रेड हो जाए, है ना,
तो पेट्रोलियम वाली चीज़ें जल्दी से डिग्रेड नहीं होती है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाई वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट, हाई वैल्यू ऑफ बीओडी इंडिकेट water less pollutant, consumption of organic matter in the waters is higher, microbes, and water is pure and water is highly pollutant. Water is highly pollutant. तो yes, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। The high level of BOD causes the high level of pollutant. तो no doubt it's D. No doubt it's D. तो D is a correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आराम से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। द लेक विच रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन द, ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, द लेक विच इज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन इंक्रीज पॉल्यूशन, यस, ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द मिनरल्स, नॉट मिनरल्स, ड्राई ऑफ द लेक ड्यू टू द एल्गल ब्लूम, ड्राई नहीं होगा, एल्गल ब्लूम से कभी ड्राई नहीं होता है। इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ फिश ड्यू टू द लॉट ऑफ न्यूट्रन, फिश तो मर जाएंगे ना, अगर ऑर्गेनिक रिच बढ़ाओगे तो एल्गल ब्लूम हो जाएगा, फिश मरेंगी। मोर्टेलिटी ऑफ फिश ड्यू टू द लैक ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। दिस इज द राइट चॉइस, दिस इज द राइट। So the domestic waste contribute non-biodegradable pollution, degradable pollution, effluent and air pollution. तो yes, no doubt it is a biodegradable pollution. तो आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट पार्ट से करेंगे। मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ, अगर आपको मेरे से लाइव पढ़ना है, 1-to-1 इंटरेक्शन करना है, 1-to-1 पढ़ना है, एक पर्सनलाइज वे से पढ़ना है, तो मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा एक रेफरल कोड है डॉक्टर SK सिंह, हर वर्ड स्मॉल लेटर में है, बिना किसी गैप के। डॉक्टर SK सिंह अगर अच्छे से लिखेंगे तो आपकी फ़ी में 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, और प्लस जो है आपको फ्री में टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप मेरे बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।